का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हिंदी की कक्षा में। तो आज हम कक्षा 7वीं का एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो उस अध्याय का हमारा विषय है वाक्य विचार। तो आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, वाक्य कितने तरीके के होते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं, ये सारी चीजें हम आज के विषय में कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, वाक्य है क्या? अगर साधारण सी बात में कहूँ तो देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें एक दूसरे से बात करनी होती है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना होता है। तो हम कैसे करते हैं? विभिन्न शब्दों के माध्यम से। अब उन्हीं शब्दों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से बोलते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। एक तो मैंने बोला जाओ, तो यहाँ क्या है? एक शब्द। फिर मैंने इसको क्रमबद्ध तरीके से कैसे बोला? तुम यहाँ से जाओ या तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये क्या बन गया? ये पूरा वाक्य। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कैसे बने हैं, कैसे कैसे वाक्य होते हैं, कितने तरीके के वाक्य होते हैं सभी। लेकिन अभी हम करेंगे तो हम साधारण तरीके से नहीं करेंगे। हम पहले जानेंगे कि वाक्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब सीधा वाक्य की परिभाषा मैं आपको रटवा दूं, आपको बता दूं, ये गलत है। तो हम पहले देखेंगे कि वाक्य आया कहाँ से। तो देखिए, इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। वो कैसे? देखिए, जब हम सभी छोटे थे, जब हमारा स्कूल में पहला दिन था, तो हम नर्सरी LKG में आए होंगे, तो तब हमें हमारी हिंदी की टीचर ने सिखाया था। क्या सिखाया था? क बनाइए, खा बनाइए, आ बनाइए, बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें सिखाई थी। तो फिर उन्होंने हमसे कहा कि ये क्या है? अक्षर। तो हमें फिर बहुत सारे अक्षर बनाने हैं। फिर हम बढ़ते चले गए, जैसे कि फर्स्ट क्लास में आ गए, सेकंड क्लास में आ गए। फिर वहां पे उन्होंने बोला कि इन अक्षरों को, जो ए, आ, का, ख, ग, घ जितनी भी हैं, इनको क्या कीजिए? इनको आप एक साथ जोड़िए, इनको जोड़िए। ठीक है? तो फिर हम जोड़ के लेके आए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी, वहां पर एक शर्त रखी कि बेटा, इन अक्षरों को आप इस तरीके से जोड़िएगा कि उनका कोई अर्थ निकले। जैसे कि मान लीजिए, मुझे बहुत सारे अक्षर पढ़ने आते थे, जैसे कि क, ला, प, ये सारे अक्षर मुझे पढ़ने आते थे। तो उन्होंने बोला कि इनको आप मिला के लेके आइएगा। तो तब मैंने क्या किया? मैं मिला के लेके गई, लेकिन मैंने अपने दिमाग में क्या रखा कि मुझको इन अक्षरों को ऐसे मिलाना है कि जिसका कोई अर्थ निकले। तो जैसे मैंने मिला दिया, कमल, कलम, पर्वत, बहुत सारी चीजें मैं बना के लेके आई। तो ये क्या हुआ? ये हमारे बन गए शब्द। फिर हमारी मैम ने हमें बोला कि इनको क्या कहते हैं? शब्द। तो जब हम अक्षरों का मेल करते हैं, अक्षरों को एक साथ मिलाते हैं, और तब जो चीज हमारे सामने आती है उसे हम कहते हैं शब्द। लेकिन एक शर्त है, क्या है? कि उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तो वही शब्द होता है, वरना वो शब्द नहीं होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क, ला, प, कलम लिख दूं, क्या कलम का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ पे इन अक्षरों को मिलाकर लिखा क, ल, म, तो कलम का कोई अर्थ होता है? बिल्कुल होता है, लिखने वाली। ठीक है, जिससे हम लिखते हैं, तो वही शब्द कहलाते हैं। तो कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है? कि कंडीशन यही अप्लाई होती है कि जब अक्षरों को हम मिलाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? शब्द। क्या बनेंगे? शब्द, जैसे कि मैंने बताया। तो अब हमारी जो हमें क्या चलना है? सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है। तो सबसे पहले कौन आया? अक्षर। जब अक्षर मिल गए तो कौन बनेगा? शब्द। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई हुई है? कि शब्द भी ऐसा बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अब देखिए, अब जब हम थोड़े थोड़े और बड़े हुए, तो हमारी मैम ने हमें बोला, क्या बोला? कि बेटा, इन शब्दों को ऐसे मिला के लेके आइएगा कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। तो हम गए, क्योंकि हमें नया कुछ सीखने के लिए मिला था। तो वहां पर हमने क्या किया? बहुत सारे शब्दों को मिला दिया, और हमने ये भी देखा कि उस जो भी शब्द हमने मिलाए हैं, उससे जो चीज बन रही है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। तो हमारी मैम ने बोला कि जब उसका कोई अर्थ निकलेगा तो वो वाक्य कहलाएगा। फिर हमने क्या बना दिया? यह कलम है। अब देखिए, यह कलम है, तो बहुत सारे शब्द है ना, एक यह शब्द है, कलम भी शब्द है, और है भी शब्द है। तो ये सारे जब शब्द मिलेंगे और जब जो चीज हमारे सामने आएगी उसे क्या कहेंगे हम? वाक्य। क्या कहेंगे? वाक्य। लेकिन मैंने क्या कहा था? शर्त क्या थी हमारी? शर्त ये थी कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अब देखिए, मैंने ऐसे भी मिलाया होता तो मैंने क्या लिखा होता? कलम है यह, तो ये क्या हमारा वाक्य है? देखिए बेटा, वाक्य तो है, लेकिन कैसा वाक्य है? निरर्थक वाक्य है,
क्योंकि यहाँ पर जो शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा नहीं गया है, तो शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो इससे ही हमारी वाक्य की यहाँ से ही परिभाषा बनती है कि हमें अभी देखिए वाक्य के साथ साथ हमें दो चीजें और सीखने के लिए मिली। क्या कि अक्षर क्या होते हैं, क्या होते हैं अक्षर, क ख ग घ घ जो भी है ये हमारे क्या होते हैं अक्षर। फिर शब्द, जब अक्षरों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है शब्द, क्या बनता है शब्द। लेकिन कंडीशन क्या थी मेरी कि उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। फिर जब हमने बहुत सारे शब्दों को मिलाया और तब हमने एक क्या बनाया, वाक्य बनाया, लेकिन कंडीशन फिर भी वहां क्या थी, कंडीशन यही थी कि वहां पर उस वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, मतलब कि वह वाक्य निरर्थक नहीं होना चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन कैसे आई, शब्दों के सार्थक या सुव्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आगे ना कोई, शब्दों के सार्थक से सा प्लस अर्थ, मतलब कि जिसका कोई अर्थ हो, और सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का अर्थ होता है क्रमबद्ध तरीके से। हमने शब्दों को जब क्रमबद्ध तरीके से लिखा, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा और फिर उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला, तो हमारा वो क्या हो गया, वाक्य। अगर बेटा हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, सार्थक नहीं लिखते हैं, तो हमारी डेफिनेशन बिल्कुल गलत होगी। गलत तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी। तो हमारी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमने समझा है वो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी चाहिए। जैसे कि अब देखिए जो मैंने आपको समझाया है वही यहीं लिखा है, कहीं से कोई डेफिनेशन नहीं आई है, कहीं से नहीं आई है। जो मैंने इन दो शब्दों से आपको समझाया है वही यहाँ पर आया है कि शब्दों के सार्थक, सार्थक जो मैंने लिखा था यह कलम है, तो उसका अर्थ था शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित। जब सुव्यवस्थित कब होगा, जब उसका कोई अर्थ निकलेगा। तो शब्दों के सार्थक और सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि वाक्य किससे मिलकर बने हैं, किससे मिलकर बने हैं, शब्दों से मिलकर बने हैं, और शब्द किससे मिलकर बने हैं, अक्षरों से मिलकर बने हैं। फिर हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, देखिए दोनों में कंडीशन एक ही थी। क्या कंडीशन थी कि दोनों का अर्थ होना चाहिए। अब है तो यहाँ तक आपको वाक्य की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये थी वाक्य की परिभाषा। तो एक बार फिर से वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक तथा सुव्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो अब बात करते हैं वाक्य के अंग के बारे में। तो देखिए बेटा वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब देखिए उद्देश्य कौन होता है बेटा, उद्देश्य और विधेय को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वाक्य के प्रकार देखेंगे तब वहां पर हमारा ये प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए मैं डेफिनेशन नहीं समझाती हूँ आपको, एक वाक्य के द्वारा ही समझाती हूँ। तो वाक्य हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं पत्र लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक वाक्य है, मैं पत्र लिख रही हूँ। तो देखिए उद्देश्य कौन होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह हमारा उद्देश्य कहलाता है। अब देखिए मैं पत्र लिख रही हूँ, यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में, मेरे बारे में, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पत्र लिख रही हूँ। तो मैं हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। क्या हुआ, उद्देश्य, ये हमारा है उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए जैसे कि डेफिनेशन भी हमारी परिभाषाएं क्या कहती थी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है तो वो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। जैसे कि धूप निकल रही है, यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, धूप के बारे में, कि धूप निकल रही है। जैसे बारिश हो रही है तो किसके बारे में बोला जा रहा है, बारिश। तो बारिश हमारा कौन हो गई, उद्देश्य। तो आया होगा आपको समझ उद्देश्य। अब देखिए विधेय, विधेय कौन होता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर आपको लिखा मैं पत्र लिख रही हूँ, तो मेरे बारे में क्या कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था, क्या कर रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ। तो ये हमारा सारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विधेय। क्या हुआ, विधेय। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल और बताया था कि धूप निकल रही है, तो धूप के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो निकल रही है। तो निकल रही है हमारा क्या बन गया, विधेय। तो जहां पर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय।
अब जैसे कि मैं अभी बोलूँ कि पंखा चल रहा है, तो यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है? पंखे के बारे में। तो पंखा हमारा कौन हो गया? उद्देश्य। अब पंखे के बारे में क्या बोला जा रहा है कि पंखा चल रहा है, तो चल रहा है क्या हो गया? चल रहा है हमारा हो गया विधेय। तो उद्देश्य और विधेय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब बात करते हैं हम वाक्य के भेदों के बारे में कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा, क्वेश्चन समझ के उसका आंसर दीजिएगा कि वाक्य के अंग अलग होते हैं और भेद अलग होते हैं, ठीक है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं वाक्य के भेदों के बारे में। तो इससे पहले हमने बात की थी वाक्य के अंग के बारे में। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, कौन से? उद्देश्य और विधेय। उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब बात करेंगे हम वाक्य के भेदों के बारे में। तो देखिए बेटा, वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए आपके छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते जा रहे हैं कि वाक्य के कितने अंग? 2, उद्देश्य विधेय। वाक्य के कितने भेद? 2। कौन कौन से? रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न बन जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और देखिए बेटा, ये उनके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो इनके बारे में बाद में हम देखेंगे कि सरल वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए, पहला है विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक, नकारात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो ठीक, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। और वाक्य के आधार पर कितने, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 8। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रयोग के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर आगे था उनके नाम लिखिए, तो फिर ये आपको जैसे जैसे वाक्य में लिखे हुए हैं वैसे वैसे आप दे सकते हैं। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो अब बात करते हैं हम आज, तो इस वीडियो में हम करेंगे केवल रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जो अगला हमारा इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए सरल वाक्य, तो देखिए बेटा सरल वाक्य कौन से वाक्य होते हैं? तो देखिए बेटा सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही विधेय तथा एक ही उद्देश्य होता है। अब देखिए जैसे राम घर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य ढूंढिए। मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, थोड़ी देर पहले भी, कि बेटा उद्देश्य और विधेय को अच्छे से समझिएगा क्योंकि हम इनका आगे प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए राम घर जा रहा है, इसमें उद्देश्य कौन है? राम, ठीक है। और विधेय कौन है? घर जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय कितने हैं? एक ही। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी परिभाषा क्या कहती है? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो वो हमारा कौन सा वाक्य हो गया? वो हमारा वाक्य हो गया सरल वाक्य। जैसे बिजली चली गई, तो यहाँ पर उद्देश्य कौन है? बिजली। चली गई क्या है? विधेय। तो एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? सरल वाक्य। तो आपको समझ में आएगा। जैसे हवा चल रही है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हो गए? सरल वाक्य। तो आया होगा आपको समझ में अच्छे से। तो बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं सरल वाक्य के। बस ये ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य कौन सा होता है? जहां पर केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वो होता है हमारा सरल वाक्य। नेक्स्ट हमारा संयुक्त वाक्य। तो देखिए बेटा संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ये बहुत इजी है, आप अगर समझोगे तो। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं लेकिन वो वाक्य आपस में एक दूसरे से समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, अब 2 शब्द मैंने बोले, समुच्चय बोधक अवयव। अब सबसे पहले हम इन्हीं समझेंगे समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं। तो बेटा देखिए, समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। इनको हम बोलते हैं योजक शब्द। क्या बोलते हैं? योजक शब्द।
क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। अब मैंने साथ में बोला अवयव। अवयव कौन से होते हैं? वे जो लिंग, वचन आदि के कारण नहीं बदलते हैं। ठीक है, बताया था ना विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी का आपको पता है, आपको मैंने पहले बताया था। तो इसलिए अभी हम यहीं पे रहेंगे। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं? योजक शब्द। वो कौन से होते हैं? और, या, तथा, परंतु, लेकिन, किंतु, ये सारे होते हैं हमारे योजक शब्द। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द जिन्हें हम बोलते हैं। अब देखिए, चाहे लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ये नहीं बदलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला लड़की जा रही है और लड़का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? दोनों लिंग है। अगर इन दोनों को चेंज कर देंगे कि लड़का जा रहा है और लड़की आ रही है, और तो और रहा ना, तो बदला नहीं। जैसे कि हम आगरा गए और ताजमहल देखा, तो यहाँ पर ये हमारे देखिए दो वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं? पहला वाक्य ये हो गया हम आगरा गए, ठीक है। दूसरा वाक्य हो गया ताजमहल देखा। ये कौन सा हमारा वाक्य है? दूसरा वाक्य। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती थी कि जहां पर दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं किससे? समुच्चय बोधक शब्दों से। समुच्चय बोधक यहाँ पर कौन आ गया? और। कौन आ गया? और। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। तो आपको क्या याद रखना है कि संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं, मतलब कि दो से दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो जुड़े हुए किससे होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से। समुच्चय बोधक शब्द कौन से? योजक शब्द, जैसे कि और, या, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, ये सारे हमारे हैं समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द, हम इन्हें बोल सकते हैं। और अव्यय मैंने आपको बताया जो किसी कारण से बदलते नहीं हैं, जो क्रिया के कारण से भी नहीं बदलते हैं, लिंग, वचन किसी से भी नहीं बदलते हैं, जैसे कि और। ठीक है, आया होगा सामने। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे भेद की तरफ। तो तीसरा था हमारा कौन सा? मिश्र। देखिए बेटा, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक स्वतंत्र वाक्य तथा अधिक आश्रित वाक्य होते हैं वह हमारा मिश्र वाक्य होता है। अर्थात देखिए, जहां पर एक वाक्य मुख्य होता है और सभी वाक्य उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उससे संबंधित होते हैं, तो वो होते हैं हमारे मिश्र वाक्य। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यह वह मैदान है जहां हम खेलते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये वाक्य क्या है? मुख्य है, बाकी जो दूसरा वाक्य है इस पर आश्रित है। आपने देखा कि यहाँ पर दो वाक्य है ना, लेकिन ये किससे नहीं जुड़े हुए हैं? ये समुच्चय बोधक शब्दों से नहीं जुड़े हुए हैं। अब तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो जहाँ पर एक से अधिक वाक्य होते हैं और वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं लेकिन उनमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं लगे होते हैं, वो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो तुम्हारा उद्धार होगा। अब देखिए वाक्य कितने हैं? श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो फल की इच्छा मत करो तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब मैंने ये चार वाक्य बोले तो इनमें क्या कोई समुच्चय बोधक शब्द आया? नहीं आया। तो ऐसे ही हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में डिफरेंस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कैसे पता चल सकता है कि ये संयुक्त वाक्य है और ये मिश्र वाक्य है। कैसे डिफरेंस कर सकते हैं कि जहाँ पर दो से अधिक वाक्य होंगे लेकिन उनमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं होगा तो वो क्या होगा? आपका मिश्र वाक्य। उसमें एक मुख्य वाक्य होगा, बाकी सारे जो वाक्य होंगे उस पर आश्रित होंगे। लेकिन सरल वाक्य में क्या होगा? वहां पर बहुत सारे वाक्य होंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से जुड़े होंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। देखिए, और मैंने इसमें क्या लगाया? और। तो यहाँ पर दो जो वाक्य बने हैं, ये दो वाक्य आए हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? समुच्चय बोधक शब्दों से। अगर मैंने कहा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो तुम्हारा उद्धार होगा, तो यहाँ पर कोई भी समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। तो इसलिए कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। जैसे कि अब एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। किसान के 4 बेटे थे, वह बहुत आलसी थे, वह दिन भर सोते रहते थे। तो यहाँ पर कोई समुच्चय बोधक शब्द आया? नहीं आया। तो इसलिए कौन से वाक्य हो गए? ये हो गए हमारे मिश्रित वाक्य। अगर मैंने कहा था किसान के 4 बेटे थे और वह बहुत आलसी थे, तो यहाँ पर बीच में क्या आ गया? और। ठीक है, तो ये हमारा सरल वाक्य भी यहाँ पर दोबारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया और मिश्र वाक्य है। और सरल वाक्य हमारा है ही क्या है?
कि जहाँ पर केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है वो हमारा सरल वाक्य होता है, और जहाँ पर हमारा समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए वाक्य होते हैं वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है, और जहाँ पर दो से अधिक वाक्य होते हैं लेकिन उनमें समुच्चय बोधक शब्द नहीं लिखे हो लगे होते हैं, उनमें एक मुख्य वाक्य होता है, बाकी सभी उस पर आश्रित होते हैं, वहाँ पर हमारा मिश्रित वाक्य होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझने में कोई परेशानी ना आई हो, तो अच्छे से तो कीजिएगा, पेन नोटबुक में लिखिएगा, जो भी डेफिनेशन है अच्छे से बना के खुद से लिखिएगा जो आपको समझ में आया है। तो ये था हमारा आज का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 अर्थात अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।